बोल के CEO शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है। अल्लाह पाक शुएब शेख साहब की जिंदगी की हिफाजत करे और हमें इस प्रेशर में काम करने की हिम्मत और ताकत दे। तोशाखाना असल में है क्या? 1988 से लेकर नाजरीन अब तक कई सदूर और वज़राए आज़म ने तहाइफ लिए और फरोख्त, लेकिन आज तक उनकी तफसीलात मंजर आम पर क्यों नहीं आई? कोड़ियों के मोल में अपने घरों को ले गए, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। ये कानून क्या कहता है इस हवाले से? वो डाटा जिस दिन दे दिया तो वहाँ गाड़ियां नहीं, बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जिसके लिए इनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे और इनको हर जगह लेके जाएंगे और देर पॉसिबिलिटी के मैं सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आता है, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज होता है। क्या सूरत हाल है सर? पहले भी जुलाई में एक फैसला जून में आया था, सारी जमातें गई थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। 3 मरतबा इन्होंने मुलतवी किए। कचरा कुंडी से एक मासूम बच्ची की लाश मिली है जो 3 रोज से गायब थी। 7 साल बच्ची के साथ आपने पूरा वाकया बयान कर दिया, दिल दहलाने के लिए काफी नहीं है? एक मासूम 7 साल की बच्ची, वो आपकी भी हो सकती थी, वो किसी की भी हो सकती थी। मैं तो आवाज उठाऊंगी और आप भी आवाज उठाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, अभी इमरान खान का खिताब आप सुन रहे थे और जो बात उन्होंने की है वो बड़ी तशवीशनाक है कि बोल जिस प्रेशर में काम कर रहा है और बोल के CEO शुएब शेख की ज़िंदगी को खतरा है। अल्लाह पाक शुएब शेख साहब की ज़िंदगी की हिफाजत करे और हमें इस प्रेशर में काम करने की हिम्मत और ताकत दे। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि हम हक़ और सच आप तक पहुँचाने के मिशन पर गामज़न हैं। और आज जो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करने लगी हूँ वो बड़ी अहम सूरत हाल है। नाज़रीन, आप जानते हैं तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान को नायल इलेक्शन कमीशन ने किया और उसके बाद तोशाखाना के मामले पर जिस तरीके से मिलान किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तोशाखाना असल में है क्या। 1988 से लेकर नाज़रीन अब तक कई सदूर और वज़राए आज़म ने तहाइफ लिए और फरोख्त किए, लेकिन आज तक उनकी तफसीलात मंजर आम पर क्यों नहीं आई? क्योंकि सिर्फ इमरान खान से रसीद तलब की जा रही हैं। 1980 से 2013 के दरमियान हुकूमत में आने वाले वज़राए आज़म और सदूर ने मजमूई तौर पर तोशाखाना से 3039 तहाइफ लिए, लेकिन 1988 से लेकर अब तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड मंजर आम पर नहीं आया। तोशाखाना दरअसल एक ऐसा सरकारी महकमा है जहां सदर मुमलिकत, सरबराह रियासत समेत आला हुकूमती शख्सियात को मिलने वाली बैश क़ीमत जो गैर मुल्की तहाइफ हैं वो महफूज किए जाते हैं। सरकारी दौरे पर जाने वाली कोई भी शख्सियत तोहफ़ा अगर खुद रखना चाहें तो कुल कीमत का कुछ हिस्सा जमा करवाना होता है। ये हिस्सा पहले कुल मालियत की 15% रकम पर मुश्तमिल था, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। क़वानीन के मुताबिक इन तहाइफ पर पहला हक उसका है जिसको ये तोहफ़ा मिला होता है, लेकिन अगर वो उसे नहीं लेता तो फिर उसकी नीलामी की जाती है। कई बेश कीमत तहाइफ ऐसे होते हैं जो हुक्मरान पहले ही रख लेते हैं और उनकी मुकर्रर करदा रियायती कीमत अदा कर देते हैं। तारीख के औराक पलटें तो मालूम होता है कि कैसे साबिक वज़ीर आज़म ने इन तहाइफ की लागत लगाई, लेकिन उनसे हिसाब नहीं किया गया। शौकत अजीज़ जब दौरा नेपाल पर गए तो गवर्नर नेपाल ने उनकी बेगम साहिबा को 2 रेशमी स्कार्फ तोहफे में दिए। वापसी पर उन स्कार्फ की कीमत सिर्फ 50 रुपए लगाई गई, मतलब 25 रुपए फी स्कार्फ। इसी तरीके से बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जब पाकिस्तान के दौरे पर आए तो शौकत अजीज़ के लिए तोहफ़ा लाए जिसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपये लगाकर तोहफ़ा शौकत अजीज़ को थमा दिया गया। शहज़ादा चार्ल्स जब पाकिस्तान आए तो अपने साथ एक लेडी बैग लाए जो बेगम शौकत अजीज़ को तोहफे के तौर पर दिया गया। उसकी कीमत अफसरान ने सिर्फ 300 रुपये लगाई और बेगम साहिबा को वो तोहफा दे दिया गया। बेगम परवेज़ मुशर्रफ को दौरा सऊदी अरब के मौके पर एक ज्वेलरी बॉक्स मिला। खोला गया तो उसमें नेकलेस, डायमंड सेट, ब्रेसलेट, गोल्ड सेट और दीगर अशिया निकली। वतन वापसी पर इस ज्वेलरी बॉक्स की कीमत कम कराते कराते भी 17 लाख रुपए लगाई गई। जिन्होंने शौकत अजीज तोहफे की कीमत 2000 रुपए, 3000 रुपए, 300 रुपए या फिर 2500 रुपए फी स्कार्फ लगाई थी, वही इस ज्वेलरी बॉक्स की लागत लगा रहे थे, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद लागत 70 लाख रुपए तक ही ला सके। 10% अदायगी की गई और ज्वेलरी बॉक्स सबा शरीफ अपने साथ ले गई।
ऐसे ज्वेलरी बॉक्स या कीमती तोहफे हर दफ़ा पाकिस्तान को जो भी वज़ीर आज़म या सदूर दौरा करने जाता है उनकी बेगम साहिबा को मेज़बान पेश करते हैं। उन तोहफे में इतनी बड़ी गड़बड़ की गई कि उस वक्त गिलानी जरदारी और नवाज शरीफ नैब में तोशाखाना रेफरेंस का सामना कर रहे हैं। पहले अगर तोहफे की तफसील कौमी असम्बली या सेनेट मांग लेती थी तो काबीना डिवीजन वो सब तफसीलात पार्लियामेंट में पेश करते थे, लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने दुनिया के 100 से ज़ायद मुल्कों का दौरा किया और उन्हें एक बहुत बड़ी तादाद में तोहफे मिले। एक दिन सेनेटर कुलसूम परवीन ने सेनेट में सवाल उठाया कि नवाज शरीफ के 3 सालों में बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे की तफसीलात फराहम की जाएं। उस पर वज़ीर आज़म हाउस और काबीना डिवीजन में एक थरथली सी मच गई कि अब क्या करें। सरकारी बाबूस करप्शन छुपाने में मददगार साबित हुए। फौरन परवेज मुशर्रफ के दौर के इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 का हवाला दिया गया, जिसके तहत इन तोहफे को कौमी राज डिक्लेयर किया गया और ये कहा गया कि अगर तोहफे की फहरिस्त दी गई या मुल्क के नाम का पता चला कि किसने दिया है तो रियासतों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अंदाजा करें नाजरीन, जो ज्वेलरी बॉक्स, हीरे, जवाहिरात, नेकलेस और रोलेक्स की घड़ियों, डॉलर्स में नकदियां, ब्रेसलेट तोहफे के नाम पर घर लेकर जाए जा रहे थे, अचानक उन्हें मालूम हुआ कि ये तो कौमी राज हैं। इन कौमी राजों में से कुछ राज ये भी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 50 रुपए में कालीन, 875 रुपए में ब्रीफ केस, 6 लाख रुपए मर्सिडीज अपने घर ले गए। मरियम नवाज 10 लाख रुपए की घड़ी, 45,000, गिलानी साहब 20 लाख के तोहफे, 2,83,000, उनकी अहलिया 30 लाख का ज्वेलरी सेट 3 लाख में ले गई। जरदारी साहब 15 करोड़ की गाड़ियां 2 करोड़। इमरान खान ने तोहफे 50% रकम देकर खरीदे, उससे पहले 15% अदा किए जाते थे। ये हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की घड़ी की जो तहकीकात की जा रही हैं, जो रसीदें मांगी जा रही हैं, बिल्कुल मांगें, लेकिन इमरान खान से पहले जो लोग तोशाखाना से तोहफे 15% कीमत पर या मुफ्त में लेते रहे, उनका हिसाब किताब कौन करेगा? उनसे कौन हिसाब किताब लेगा? कब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1988 से लेकर अब तक के तोशाखाना के रिकॉर्ड्स आवाम के सामने लाएंगे और कब बाकियों का भी एहतसाब शुरू होगा? ये वो सवाल है जो हम उठा रहे हैं। सब हिसाब होगा, जब सवाल होगा तो सवाल सबसे होने चाहिए और हिसाब सबसे मांगा जाना चाहिए। 1988 से लेकर 2013 तक का हिसाब होना चाहिए, बल्कि 2019 तक का हिसाब होना चाहिए। एक हिसाब किताब जो कि सबका हो, सवाल सबसे हो। ऐसा ना हो कि एक मखसूस प्रोग्राम किए जाएं और सिर्फ एक शख्स से हिसाब मांगा जाए और एक घड़ी पर हिसाब मांगा जाए, क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस वो केस जिसका सामना किया जा रहा है, फिर उस केस की निस्बत से सवाल सबसे होने चाहिए और हिसाब रिकॉर्ड सबका होना चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि तोशाखाना से कब कब किस किस ने तोहफे लिए। अब ये सारी सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और इस सूरत हाल में अब सवाल ये उठता है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब 1988 से लेकर सिर्फ 2013 तक का ही रिकॉर्ड क्या आवाम के सामने रखेंगे? क्या वो बताएंगे कि किस किस ने कब कब तोहफे लिए और कौन कौन किस किस कीमत पर ये तोहफे अपने घर ले गया? ये सारी सूरत हाल है और इस सूरत हाल में जवाब तो देना होगा, क्योंकि जवाब सिर्फ एक शख्स नहीं दे सकता जिसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है, बल्कि जवाब उन तमाम सदूर और वज़राए आज़म को देना होगा जो इससे पहले इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे और तोशाखाना तोहफे लेते रहे, किस कीमत पर लेते रहे और कहाँ कहाँ वो तोहफे जाते रहे। एक और सूरत हाल है, वो ये है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ जो कि पहले भी कई दावे करते रहे, वादे करते रहे और वो कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। पहले खुद से बुलंदोबांग दावा और वादा करते हैं और फिर जब अपने ही वादों से वो मुकर जाते हैं या फिर उनके दावे झूठे साबित हो जाते हैं तो वो चुप साध लेते हैं। पहले मरियम नवाज साहिबा ने दावा किया कि प्लेट में रखकर भी मुझे पासपोर्ट पेश किया जाए, मैं तब भी नहीं लूँगी, लेकिन उनका पासपोर्ट लेना भी देखा गया और मुल्क से जाना भी देखा गया। और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान गैर मुल्की अखबार डेली मेल की खबर मंजर आम पर आने के बाद दबंग अंदाज में कई बार ये दावा करते रहे। आपको याद ही होगा कि शहबाज शरीफ साहब के ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी रकम 50 करोड़ पाउंड का बेशतर हिस्सा खा चुके हैं। ये खबर डेली मेल पर शाया हुई और इसके मंजर आम पर आते ही शहबाज शरीफ ने तैश में आकर ऐलान किया कि वो ना सिर्फ बरतानिया जाकर डेली मेल और सहाफ़ी डेविड के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, बल्कि अगर डेली मेल की खबर सच साबित हुई तो वो कौम से मुआफ़ी मांगकर सियासत से इस्तीफ़ा भी देंगे और अगर वो उस वक्त जिंदा ना हुए तो उनकी लाश को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। ये भी तमाम तर उनके क्लिप्स मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब अब तक ये सब कुछ कहते रहे, बुलंदोबांग दावे करते रहे, लेकिन आज उनको ना सिर्फ पेनल्टी भरनी है बल्कि वो तमाम तर रकम उनको देनी है और ये सारी सूरत हाल अब उनके हक में नहीं जा रही है। तो क्या अब वो इस्तीफ़ा देंगे? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। और जो सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे, तोशा खाना जिस पर इतना शोर है, लेकिन अभी जो मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं 1988 से लेकर 2013 तक क्या सूरत हाल रही तोशा खाना में, किस किस ने कौन कौन तहाफ़ लिया, इस पर बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। अजहर साहब, एक बड़ी मैंने एक डिटेल्स दी हैं हमने कि 1988 से लेकर 2013 तक कितने सुदूर वज़राए आज़म कौन कौन तहाइफ बिल्कुल जैसे कहते कोड़ियों के मोल में अपने घरों को ले गए, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। ये कानून क्या कहता है इस हवाले से, और इस पर शोर जो इतना मचाया हुआ है कि इमरान खान ने एक घड़ी ली 50% पर और आगे बेच दी। अच्छा, जरा बात जरा समझने वाली है, आपने बड़ी जबरदस्त किया, आपने डाटा भी सारा पिछले साल का दिया। ये तकलीफ इस बात की है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह से ये डाटा सारा मिल जाए। पिछले चले 40 साल का नहीं, 30 साल का नहीं, इनके जो दौर हैं उनके वो सारी चीजों को सामने रखते, लेकिन वो डाटा हमारे तक तो आ नहीं सका। और दिक्कत ये है कि कुछ ने कोशिश ही नहीं की सारी बातों, और बाकायदा खत लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, फिर भी जो है डाटा नहीं आ सका। और अब वजह क्या है? वजह सर सिंपल सी समझनी है आपने कि वो डाटा जिस दिन दे दिया तो वहाँ गाड़ियां नहीं, बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जिसके लिए इनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। और वो आज डाटा दे दें, जैसे मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का डाटा तो आपने निकल आया, और उसमें भी क्या बातें हैं अभी मैं आपके सामने मैं ऐलान कर देता हूँ। मैं बाकायदा फराह शहजादी साहबा की तरफ से, अहसन जमील गुजर साहब की तरफ से बाकायदा ना सिर्फ अपना डेफामेशन के नोटिस दे रहा हूँ, बल्कि मैं इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी ऐलान करता हूँ। जिन्होंने ये झूठ बोला है, ये बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, बाकायदा इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा आ गया, डेफामेशन का नोटिस आ रहा है, वजाहत देनी पड़ेगी और इनको हर जगह लेके जाएंगे। और देयर पॉसिबिलिटी कि मैं उस इशू पे भी जा रहा हूँ कि मैं कैमरा में भी ये मामला लेकर जाऊंगा कि ये आपको जब पता नहीं था तो आपने झूठ कैसे दिला दिया, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये बात भी आ जाएगी। और यहाँ तक नहीं है। और इमरान खान साहब उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने वो सारी जो चीजें मिसाल के तौर पर जो परचेज की है तोशा खाना से, वो बाकायदा डिक्लेयर करने से मुराद ये है कि उनके जितने पैसे थे, उनका मनी, ये वो नहीं है सेंट्रल अंदर के पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। जी। वो जो चीजें खरीदी, उनके पास कैश मौजूद था, कैश से उन्होंने आगे बाकायदा जब परचेज सेल की जो अमाउंट आई वो भी सारी आ चुकी है। और इसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने वो सारा डाटा भी मेरे पास आ चुका है, जो रसीदें जमा करवाई है, जो बाकायदा इनकम टैक्स के रिटर्नों के अंदर, इनका वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के जो एनुअल स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी वो सारी चीजें आ गई। कोशिश तो इन्होंने, और कमाल की बात ये है कि जियो ने ये डाटा जो चीजें छापी है, उससे पहले उन्हें चाहिए था कि वो कौन चौधरी का बयान भी चला देते जो सलील साफी के साथ चला था, वो डाटा भी हमारे पास आ चुका है। फिर वही नहीं है, बाकायदा गालिबन जून के अंदर न्यूज और जंग के अंदर भी ये खबरें छपी। सर, ये सारे डाटाज मौजूद हैं आपके पास है, और आपने बड़ी अच्छी हमारे प्रोग्राम में खबर दे दी है कि आप फौजदारी मुकदमा भी कायम करने जा रहे हैं, डेफेमेशन का भी करने जा रहे हैं, अब सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। अब कानून की एक लंबी जंग है, ये कैसे लड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ले आए सारा रिकॉर्ड, मंजर आम पर वज़ीर आज़म है वो 1988 से लेकर 2013 तक। थैंक यू सो मच सर, टाइम की कमी है, आपका बहुत इंशाल्लाह आगे आपको फिर दावत देंगे और उस पर फिर हम मजीद बात करेंगे। एक और आम मामला है, वो है बल्दियाती इंतखाबात का कराची में, जिसको बार बार टाला गया, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी आ गया, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज हो गया है 22 नवंबर को। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन सुनाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी और एक तवाना आवाज़ है कराची की, जो कि समझती है कराची का मसाइल का हल है बल्दियाती इंतखाबात, और ये होने चाहिए। ये कराची के आवाम का हक है कि उनके मसाइल हल किए जाएँ, और वो हैं अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, और जो कि हमेशा बात करते हैं कराची के मसाइल पर। थैंक यू सो मच हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आपने वक्त निकाला। बार बार आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक भागने की कोशिश है, एक राह फरार है इलेक्शन से, जो ये इस तरह के बहाने तराश रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आता है, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज होता है, कहाँ खड़े हैं और क्या सूरत हाल है सर, किस तरह आप काम कर रहे हैं इस पर? बहुत शुक्रिया। देखें, अब इनके लिए जो है ना रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। पहले भी जुलाई में एक फ़ैसला जून में आया था, जिसमें इत्तेफाक से सारी जमातें गई थीं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए, और उन सारी जमातों के मुकाबले में सिर्फ एक जमात इस्लामी थी जिसका मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो वो डिसमिस हो गया था इनका केस,
फिर इन्होंने बारिश का बहाना बनाया, फिर सैलाब का बहाना बनाया, फिर नफरी का बहाना बनाया और 3 मरतबा इन्होंने मुलतवी किए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, हाई कोर्ट का फैसला आज वाज़ेह तौर पर आ गया कि 15 दिन में आप ऐलान करें शेड्यूल और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का पूरा मामला कंक्लूड होना चाहिए। अब इसके बाद इनके पास रास्ता बंद हो चुका है। 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन, जहां हम 15 को गए थे और हमने पूरा मुकदमा लड़ा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने डट कर ये बात की कि किसी तरह से बल्दियाती इलेक्शन ना किया जाए और मुख्तलिफ बहाने बनाते रहे। और अफसोस ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने, चूंकि उनके कोई लोग भी नहीं पहुंचे थे, उन्होंने वकील के जरिए से अपनी बात की थी और उनके वकील का भी मामला ढिलमिली रहा। कहते भी थे कि इलेक्शन कराएं और फिर ये भी कहते थे कि ये नहीं हुआ तो फिर नहीं कराएं। तो एक जमात इस्लामी थी जिसने बहुत भरपूर तरीके से बात की और हमने कहा कि इख्तियारात का जहाँ तक ताल्लुक है उसका इलेक्शन के इनेकाद से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अलग असम्बली का इजलास बुलाइए और इख्तियारात दे दीजिए, इसमें आप जो है वो डिले क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए, और नफरी का जहाँ तक मामला है, नफरी का कोई मसला नहीं है, गलत बयानी से काम लिया गया है, कोई अंदरूनी सिंध में पुलिस वाले नहीं है। और जो खुद पुलिस ने और सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट दी है उसके अंदर भी जो गड़बड़ थी वो भी मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी है। अब 22 तारीख को वो भी फैसला देंगे। इसलिए इंशाल्लाह फैसला इलेक्शन के इनेकाद का आएगा और इसमें हुकूमत के लिए और इन पार्टियों के लिए सारे रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद है और हमारा केस मजीद मौजूद है, दोबारा से मौजूद है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रेटजी से इनके लिए भागने के सारे रास्ते बंद किए हैं। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने फिर साजिश की तो हमारे पास ये भी रास्ता मौजूद है कि फिर हम इनके रास्ते बंद कर देंगे, हम अच्छा। सीएम हाउस का घेराव कर देंगे और हम इनको निकलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कराची के 3 करोड़ लोग इस वक्त अपना मेयर देखना चाहते हैं, अपनी बल्दियाती इदारे देखना चाहते हैं। तबाह हो गया ये शहर, बर्बाद हो रहा है, जाली और फ्रॉड तरीके से तरक्याती काम कर रहे हैं और उसमें सारा माल खा रहे हैं। यानी ये काम मेयर को करना चाहिए ना, मुंतखब मेयर को। ये नाजायज और जाली एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर इन्होंने ये काम शुरू किया है। 15 अरब रुपए का आपने कभी सुना है? एडमिनिस्ट्रेटर साहब का बयान भी आपने सुना होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? कहते हैं तकर्री मनसूख कर दें आप बल्दियाती इलेक्शन से पहले। नहीं, मतलब बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बात है ना। ये जो एक तो मैंने कहा ना कि एक तो नाजायज तरीके से बैठे हुए हैं, अब नाजायज पे दूसरा नाजायज करना चाहते हैं। यानी MQM वाले इनसे मीटिंग करते हैं और खुशी खुशी ऐलान करते हैं कि हमारा इत्तेफाक हो गया, अब MQM का एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। फिर एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और ऐलान करते हैं हमने बड़े इख्तियारात हासिल कर लिए। अरे भाई, कोई आउटकम तो निकालिए। MQM का मामला आप देखिए, रिजीम चेंज के मौके पर इन्होंने फ्रॉड किया, कौम के साथ धोखा दिया इन्होंने एक मरतबा, फिर चौराहे पे जाकर बैठ गए कि हमारी कीमत लगाओ और इनकी कीमत लगी और इन्होंने गवर्नरी पर और वजारतों के ऊपर बेच दिया कराची के मैंडेट को वडेरों के हाथों। और अगर उस वक्त अगर इनको इख्तियारात की इतनी बात थी, ये उस वक्त कहते कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप असम्बली का इजलास बुलाइए और आइन ये कानून में तरमीम कीजिए, सारे इख्तियारात बल्दिया को मुंतकिल कीजिए, इलेक्शन का ऐलान कीजिए, हम आपका साथ देंगे, तो बात समझ में आती कि आपने इतने अहम मौके के ऊपर कराची का मुकदमा लड़ा। ओ भाई, आपने तो अपने केसेस की बात की, आपने तो जो है वो अपनी मराहत की बात नहीं, की, तो आप आपने तो वाकई अपनी समझते वजारतों हैं की बात कि की और आप जो कराची को कह बेच रहे दिया। हैं, सर आप जो कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे ना सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर, तो आप ये कह रहे हैं कि नाजायज तकर्री है उनकी, इसको मनसूख करें। तो ये मुतालबा आपका किससे है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की नाजायज तकर्री मनसूख की जाए? नहीं, 3 मरहले हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उस पर कायम हो जाए, हाँ। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि मुराद अली शाह साहब इनका तकर्रुर खत्म करें। तीसरी बात ये है कि ये काम अब इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा। जब शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर क्यों हुआ है? सही है, ये है ना सवाल, अहम सवाल है। तो अगर अभी भी है तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की ये कमजोरी है। तो हमारी बात बिल्कुल जायज बात है और इस बात को इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है शहर में एक फिजा मौजूद है, अब लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि उन्हें इस बात का मौका मिलेगा कि वो अपना मेयर मुंतखब करेंगे। असल में ये भाग ही इसी ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, उनको मालूम है कि वो हार रहे हैं। MQM की तो कहानी खत्म हो गई है और पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि हमने हल्का बंदियां करके जो अपनी ताकत हासिल की है उसके नतीजे में हम जो है वो नंबर हासिल कर लेंगे। पूरा मेन स्ट्रीम शहर इस वक्त पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर रहा है। देखिए, पहले सड़कें टूट रही थी बारिश और सीवरेज के पानी से, हाँ। और अब टूट रही हैं हवा और रोशनी से, सूरज की बनती है और टूट जाती है। और ये पैसा इनके कागज की सड़कें बना रहे हैं ना, हमारी जेबों का कागज की सड़कें बन रही हैं। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे करना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन पर आपकी जमात को कितना एतमाद है? इसी इलेक्शन कमीशन के साए तले जब ये बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? देखिए, मसला हमारे साथ क्या है? मसला हमारे साथ ये है कि हमें दलदलों के अंदर लाकर गिरा दिया जाता है। हमें मालूम है कि वोटर लिस्ट सही नहीं है,
हमें मालूम है कि डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई है, हमें मालूम है कि इख्तियारात का मसला है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जैसा भी इलेक्शन कमीशन इस वक्त है, अगर वो अपना सही रोल अदा करेगा हम तारीफ करेंगे, हमारे अंदर इतना ज़र्फ मौजूद है। लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन बनेगा और उनके हर बहाने को मानते हुए इलेक्शन को डिले करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी यह अवामी और कानूनी जिद्दोजहद और जंग इनके साथ भी होगी। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ वो आपके पास रास्ता नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार आइन में मौजूद है कि आर्टिकल 220 के तहत वो अफवाज पाकिस्तान को भी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। वो एफसी को भी कर सकते हैं, रेंजर्स को भी कर सकते हैं। हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आर्मी और रेंजर्स की तैनाती करें। ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैंने तो इलेक्शन कमीशन के पूरे उनके मेंबरान के सामने और चीफ स्टाफ के सामने 15 तारीख को यही बात कही थी कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, जो नहीं मानेगा वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो मानेंगे नहीं। तो और दूसरी बात ये है कि अफवाज पाकिस्तान भी आइन के मातहत इदारा है ना, और मुझे उम्मीद नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान इससे इनकार करेंगे। तो आईनी इख्तियार अपना इस्तेमाल करें 220 का, इनको स्टैटिक पोजीशन यानी पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करें ताकि लोग फिर आपको लगता है कि बिल्कुल सही एक इंतखाबात की फजा कायम हो गया। अच्छा, क्योंकि हाफिज साहब आप कराची के मसाइल की निशानदही करते हैं, कराची में अमन अमान के मसाइल भी हैं, कराची में दीगर मसाइल भी हैं, और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही अफसोसनाक दिल दहलाने वाली खबर के हवाले से आपसे बात करना चाहती हूँ। शायद आपकी नज़र से गुजरी भी हो। कराची में वैसे तो हम देख रहे हैं आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। लांडी कराची का इलाका कचरा कुंडी से एक मासूम बच्ची की लाश मिली है जो 3 रोज़ से गायब थी। उसका बाप बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, मुकदमा कोई दर्ज नहीं कर रहा था, पुलिस ताउन नहीं कर रही थी। आज तीसरे रोज़ उस बच्ची की लाश एक कचरा कुंडी से मिली है। वो सिर्फ 7 साल की बच्ची थी हाफिज साहब। अब आप बताइए ना मुझे कि ये है इनकी कारकर्दगी, यानी यहाँ पर बारिशें हों तो नालों के अंदर लोग बह जाएं, यहाँ स्ट्रीट क्राइम पे जवानों को कत्ल कर दें। 7 साल बच्ची के साथ आपने पूरा वाक़या बयान कर दिया, दिल दहलाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इनसे पूछे ना कोई कि यहाँ के सारे लोग अंदरून सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, मकामी पुलिस भर्ती नहीं करना चाहते ये, और यहाँ पर 90% आउट ऑफ कराची पुलिस के एहलकार और अफसरान भर्ती किए हुए हैं। पूरे महकमे देख लें, इसमें कराची के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और तकरीबन आउट ऑफ कराची 90-80% इन्होंने भर्तियां की हुई हैं सियासी बुनियादों के ऊपर। मैं जब ये कहता हूं कि मकामी पुलिस भर्ती करें तो इसका मतलब ये होता है कि कराची में रहने वाले हर जुबान बोलने वाले को आप भर्ती करें। हम तो सिर्फ महाजिरों की बात नहीं कर रहे, आप सिंधी है, बलोच है, पंजाबी है, पख्तून है, कश्मीरी है, हज़ारे वाले, जो परमानेंट रेजिडेंट हो, जिसके 7 साल की बच्ची यहाँ पर होगी ना, वो हमारी 7 साल की बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मसला ये है सारा इस शहर का। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को परवान चढ़ा रहे हैं ये जालिम, और ये सारे ताने बाने सीएम हाउस तक जाते हैं। पीपल्स पार्टी का दौर तो बदतरीन दौर है, कराची दुश्मन दौर है, और ये 14-15 साल से हमारे कलेजे पे मूंग डल रहे हैं, और इनको सारे जो है वो इख्तियारात फराहम कर दिए जाएं और इलेक्शन कमीशन इनकी एक्सटेंशन बन जाए, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अगर इन्होंने इलेक्शन दोबारा डिले करने की कोशिश की तो सबका घेराव करेंगे, हम सबके रास्ते बंद करेंगे। आप हमारे जमहूरी रास्ते बंद करोगे, हम तुम्हारे चलने के रास्ते बंद कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हाफिज नईम रहमान साहब। कैसा बेअमान शहर है हमारा। अफसोस होता है ना, कराची रोशनियों का शहर, इस कराची में मासूम बच्चे औरतें कोई महफूज नहीं है। क्या कसूर था उस बच्ची का? 7 साल की मासूम बच्ची, बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस के पास जा रहा है। पुलिस तो मुहाफिज होती है ना। मैं सवाल पूछती हूँ इस वक्त वजीर आला से, वजीर आला सिंध कहाँ हैं आप? एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहाँ हैं आप? कहाँ हैं हमारे तमाम तर लोग, पुलिस अफसरान? एक मासूम 7 साल की बच्ची, वो आपकी भी हो सकती थी, वो किसी की भी हो सकती थी, वो गायब हो जाती है। बाप कह रहे रिपोर्ट दर्ज करो, और आप रिपोर्ट नहीं दर्ज करते क्योंकि वो गरीब की बच्ची थी, कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर उस बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिलती है। ये किस्मत है हमारी, हम कराची वालों की, कि हम अपनी बच्चियों की लाशें कचरा कुंडियों से उठाएं और आप खामोश देखते रहें और हम यहाँ सिर्फ खबर में बात करते रहें। ये इस तरह से तो नहीं हो सकता। मैं तो आवाज़ उठाऊंगी और आप भी आवाज़ उठाएं। कल मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल
उन्होंने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।